बिहार में बना महागठबंधन ही वह बुनियाद है जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी विरोधी दलों का इंडिया गठबंधन बना है। अब लालू यादव और नीतीश कुमार पर ही बिहार की लोकसभा की 40 सीटों के बंटवारे की जिम्मेदारी भी है। खास बात यह है कि बिहार में सीटों पर समझौते से देश भर में इंडिया के सहयोगी दलों को एक रास्ता मिल सकता है, लेकिन बिहार में सीटों के बंटवारे का काम बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। कांग्रेस और आरजेडी की नज़र जेडीयू के कई सिटिंग सीटों पर है, जहां वो पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर थी। ऐसे में नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ सकती है। सिटिंग सीटों को कुर्बान करने से जदयू के अंदर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। कांग्रेस अगले साल के लोकसभा चुनाव में साझेदारी के तहत बिहार में करीब 9 सीटें चाहती है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने इतनी ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसी तरह सीटों के बंटवारे को लेकर सीपीआई-एमएल ने भी आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का मानना है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव पूरे विपक्ष के लिए खराब रहे थे। उन चुनावों में बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, इसलिए उस आधार पर सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता है, बल्कि सीटों का बंटवारा साल 2020 के विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन के आधार पर हो। दरअसल सीटों के बंटवारे के लिहाज से साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के कई पेच फंसे हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में किशनगंज की एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि बीजेपी ने 17 तथा जदयू ने 16 और एलजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में जदयू शामिल नहीं थी और इसमें वामपंथी पार्टियों का प्रदर्शन बेहतर रहा था। उन चुनावों में सीपीआई-एमएल ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने 70 कैंडिडेट को क्षेत्र में मैदान में उतारा था, लेकिन उनमें से केवल 19 ही जीत हासिल कर पाए थे। इस लिहाज से सीपीआई-एमएल का दावा कांग्रेस के लगभग बराबर ही बैठता है। साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में जदयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 पर जीत दर्ज की थी। आपको बताते चले कि उस वक्त बीजेपी के साथ समझौते का भी जदयू को फायदा हुआ था। ऐसे में उन सीटों पर दूसरे नंबर पर रहने वाले इंडिया के सहयोगी दलों ने अब अपना दावा पेश कर दिया है। मसलन कोसी सीमांचल की सुपौल लोकसभा सीट पर साल 2019 में जदयू ने 56% वोट के साथ जीत दर्ज की थी। इस सीट पर कांग्रेस की रंजीता रंजन ने करीब 30% वोट हासिल किए थे। ऐसे में साझेदारी के तहत सुपौल सीट पर किस पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इसी इलाके की कटिहार सीट पर साल 2019 में जदयू ने 50% वोट के साथ कब्जा किया था, लेकिन यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने भी 44% वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर थे। उस वक्त जदयू को बीजेपी के साथ होने का फायदा मिला था। इसी इलाके की पूर्णिया लोकसभा सीट भी जदयू ने 54% वोट के साथ जीती थी, जबकि कांग्रेस यहां 32% वोट के साथ दूसरे नंबर पर थी। इस मामले में आरजेडी और जदयू के बीच भी पिछले लोकसभा चुनाव की लड़ाई काफी दिलचस्प थी। उन चुनावों में जहानाबाद लोकसभा सीट पर जदयू ने कब्जा किया था, लेकिन आरजेडी उस वक्त करीब महज 1100 वोट से हारी थी। यही हाल सीतामढ़ी, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर और बांका लोकसभा सीटों का है, जहां साल 2019 में जदयू की जीत हुई थी, जबकि आरजेडी दूसरे नंबर पर थी। पटना साहिब और बेगूसराय जैसी लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी ने जीता था। पटना साहिब से कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा दूसरे नंबर पर थे, जो अब कांग्रेस को छोड़ टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। बेगूसराय सीट की बात करें तो सीपीआई के टिकट पर कन्हैया कुमार ने वहां से चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर थे, लेकिन अब कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी को किसी सीट पर जीत नहीं मिली थी, इसलिए फिलहाल उसे समझौते में अपनी जीती हुई कोई भी सीट नहीं छोड़नी पड़ेगी। सीटों के इस समझौते के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सबकी नजर रहेगी। विपक्षी एकता की कोशिश में लगे नीतीश कुमार को अब बहुत सारी नुकसान सहना पड़ सकता है। इसके लिए उन्हें अपनी कुछ सीटों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है और इसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया भी उनको सामने देखने को मिलेगी। फिलहाल आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।